आप में से जिनको भी बचपन में स्कूल की किताबों से ज़्यादा मोहल्ले की लाइब्रेरी से मिलने वाली दास्तान अमीर हमज़ा, अमरो यार, तिलिस्म होशरुबा और अलिफ लैला की किताबें भाती दिल लुभाती थीं, इन सबको अच्छी तरह याद होगा कि हातम ताई के 7 सफ़र 7 सवालों के जवाब की तलाश में किए गए थे। वैसे ना सवाल पर कोई नंबर मिलने थे, ना कोई इनाम, और जो कुछ भी मिलना था वो बेचारे मस्कीन शहजादा मुनीर शामी को इस शहजादी की शक्ल में, जिससे ब्याह करने के बाद फिर इसकी तमाम उम्र ऐसे सवालात के जवाब तलाश करने में गुजरनी थी जिनका जवाब हातम ताई के वालिद साहब के पास भी ना मौजूद होता। तो खैर, हातम ताई की इस दास्तान का एक बाब, एक सवाल। कोहे निदा से आवाज आती है और सुनने वाला सब कुछ छोड़ छाड़, रिश्ते नाते तोड़, इस आवाज पर लब्बैक कहता कोहे निदा की तरफ दीवाना वार भागता है। हातिम ताई न जाने किस इलाके में पाया जाता था, मगर पाकिस्तान के शुमाल में एक नहीं, बेशुमार ऐसे को भी नहीं, पूरे के पूरे सिलसिला हाय को हैं जिनकी चोटियां बर्फ पिघलने की इब्तिदा होते ही पुकारती हैं इन तमाम बेचैन खाना बदोश रूहों को, जिन्हें अपने आरामदेह बिस्तरों, एसी वाले कमरों और आरामदेह कारों में चैन नहीं आ रहा होता। इनके अंदर का खाना बदोश आवारा गर्द कोहे निदा की पुकार की तरफ कान लगाए बैठा होता है। जैसे ही शुमाल की बर्फें पिघलने, झीलों के किनारे नए फूल खिलने, पहाड़ों के ऊपर चरागाहों में ताज़ा घास के लहलहाने की सदाएं इन तक पहुंचती हैं, वो अपनी आरामदेह जिंदगी, लगी बंदी रूटीन, पुरलुत्फ खाने सब त्याग कर दीवाना वार इस कोहे निदा की जानिब दौड़ पड़ते हैं। इस साल बर्फ पिघल पिघल के दरियाओं में बह गई, ग्लेशियर आधे रह गए, देवसाई का कोई एक भी फूल बिन खिले नहीं मुरझाया, यानी सब अपनी तबई जिंदगी को पूरा करके मुरझा गए। मगर इस साल जब भी कोहे निदा से आवाज आती, जिसको पेट्रोल और डॉलर का रेट दस देते, वो भी बेचारी शर्मिंदा और परेशान होकर कह देती अच्छा फिर रहने ही दे। सारी गर्मी लाहौर में सड़ मर कर जब खिजां की आमद थी, तो बुझी राख को पाक व्हील्स ने कुरेद डाला। सरफरंगा में पंगा, ओह मेरा मतलब सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में कार रैली, जो कि पाक व्हील वालों ने अरेंज की थी। सोशल मीडिया पर नजर पड़ी तो दिल से आवाज आई, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, जल्द सकरदू हो रवाना के नियत में फतूर भी है। तो चलिए चलते हैं सकरदू। पता नहीं किस नामाकूल ने पिछले दिनों कहा था, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। मैंने तो बस ये सकरदू ही जाना था। सो अपनी एनी काली पानी की जरूरत सी। अपने को पायलट कम नेविगेटर कम फ्लाइट इंजीनियर अली को पिक करने पहुंचा तो अली भाई ने साफ इनकार कर दिया, रैली चाहे मिस होती है तो हो जाए, मैं नाश्ता मिस नहीं कर सकता। रास्ते में नाश्ते का लारा लगा के निकल तो पड़ा, मगर मोटरवे पे नाश्ता लबना कितों है। कभी वो वक्त भी था जब लाहौर से शुमाल को निकलने वास्ते आप सिर्फ जीटी रोड पर ही सफर इख्तियार कर सकते थे। गवर्नमेंट कॉलेज, दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, रावीपुर, शादरा और फिर दोनों तरफ दिल को लगते हरे भरे खेत। मगर अब आप गलती से ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड पर गाड़ी डाल लें तो सिर्फ ब्रेकें ही लगती हैं, मंजर कोई है ही नहीं जो दिल को लगे। चार चफेरे बंदा ही बंदा। जीटी रोड पर रश देखकर बगैर मर्दम शुमारी हर कोई बता सकता है कि मुख्तारिया गल बद गई हुई है। 24 करोड़ आबादी नहीं, पक्की 26 करोड़ होने वाली है। भेरा से कुछ पहले खेतों का सिलसिला खत्म और दुनिया के बेहतरीन किन्नू माल्टा के बागात का आगाज हो जाता है। किन्नू के दरख्त सड़क के इतने करीब हैं कि सीजन में फल से लदी शाखें आपको खुले आम दावत गुना दे रही होती हैं। मैं तो खैर बचपन की आदत से मजबूर होकर अक्सर कार रोक पौधों पर इल्गार कर देता हूँ, पर ये नए दौर के बच्चे जो मुरे खींच खांच मुझे वापस लाते हैं, और इन नकमे पांडों को पता ही नहीं कि जो मजा चोरी दरख्त से तोड़ के फल खाने और माली की रेट पर जूते छोड़ के भाग जाने में, वो बाजार से खरीद कर किन्नू जूतने में कहा। मोटरवे पे सफर और वक्त दोनों गुजरते महसूस नहीं होते। पहला धचका आपको तब लगता है जब आप नाश्ता करने वाहिद दस्तयाब ऑप्शन मैकडॉनल्ड रुकते हैं। मैकडॉनल्ड का मेन्यू पाकिस्तानी खजाने की तरह तकरीबन खाली था। ना हैश ब्राउन्स, चिकन मफन, सिर्फ अंडा टमाटर का रोल। यार एक ही मजाक है। वी आर नॉट बेगर्स, हमें तो चूज करने दो, मगर उधर चूज करने को था ही कुछ नहीं। मजबूरन अंडा टमाटर रोल अंदर हम डेला और फैसला किया कि इस बेहुदा से नाश्ते की कसर इंशाल्लाह रास्ते में किसी जगह जबरदस्त से पकौड़े खा के निकाल लेंगे।
ہزارہ ایکسپریس وے پہ سفر کرتے خیال آیا کہ ہزارہ کو ہزارہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک نہیں کئی کہانیاں ہیں۔ مت ہے کہ اسکندر یونانی کا لشکر کا ایک دستہ جو 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا وہ یہاں آباد ہوا۔ اصل حقیقت رب ہی جانے۔ ہاں، اس کا صدر مقام ہری پور شہر، اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جرنیل ہری سنگھ نلوا کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ ہری سنگھ نلوا اتنا دلیر، لڑاکا، طاقتور تھا کہ ہاتھ سے شیر مارنے کا قصہ اس کی بہادری کے دلیل کے طور پر مشہور ہے۔ مگر سن کیا سی کڑے شیر مروانے نے، بقول کسی نامعلوم شاعر، ہاتھوں سے شیر مارنے کے ہم نہیں قائل، بیوی کی بےزتی سے نہ بچا وہ سورما کیا ہے۔ اب ہری سنگھ نلوا باہر کے شیر کو ہاتھ سے مار دیتے تھے، مگر کیا گھر کی شیرنی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے؟ اس کے بارے میں تاریخ مکمل خاموش ہے۔ لے جی، ہزارہ ایکسپریس وے چڑھتے ہی خیال آیا کہ اللہ کے کسی سارے بندے نے مشورہ دیا تھا کہ ہری پور سے ذرا آگے سرائے سالہ میں ترکی پکوڑے ملتے ہیں، وہ چکھتے جانا۔ سرائے سالہ، ہری پور کہاں، ترکی کہاں، یہ چکر کیا ہے؟ کچھ عرصہ میں بھی ترکی گزار چکا ہوں، وہاں تو پکوڑے چھوڑ، پکوڑوں سے ملتی جلتی کوئی چیز دستیاب نہ تھی۔ اگر ہوتی تو میں ماہ رمضان وہی نہ کر لیتا، ٹکٹ کٹا ہوا واپس نہ آنا پڑتا۔ خیال گزرا ہو سکتا ہے کسی مقامی حلیمہ سلطان نے ارطغرل غازی کی یاد میں پکوڑے لگا لیے ہوں، اب تو چیک کرنا لازمی تھا۔ شاہ مقصود انٹرچینج سے نکل واپسی پر ہری پور کی طرف چلتے دل ہی دل میں کسی حلیمہ سلطان سے ملاقات کی امید لیے جب ہم سرائے صالح المشہور ترکی پکوڑوں کی دکان پہنچے تو حلیمہ سلطان کی بجائے نہایت صالح سلیم بھائی بما جیمز بانڈ والا کالا چشمہ کو کاؤنٹر پر موجود پایا۔ سلیم بھائی کی دکان پر جہاں پکوڑوں کی دل فریب اقسام موجود تھی، وہاں دیواروں پر بے شمار اقوال زرعی آوائزاں تھے۔ میں حیران تھا کہ اتنے زیادہ اقوال زرعی تلاش کرنے کے لیے سلیم بھائی نے کتنا مطالعہ کیا ہوگا۔ ارسطو، سقراط، افلاطون، نیتشے اور مسلم صوفیہ کرام کی اس بے شباہ خزانے کو اکٹھا کرنے میں کتنے سال کی محنت لگی ہوگی۔ مجھ سے تو امتحانات کے لیے بھی کبھی 10-12 محاورے یا ضرب المثل یاد نہ ہوئے، یہاں تو بات سینکڑوں تک جا پہنچی تھی۔ حیرت اب دور ہوئی جب قریب جا کر غور کیا تو معلوم ہوا سلیم بھائی نے کسی فلاسفر کے آرام میں مخل ہونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سارے کے سارے اقوال زرعی ان کے اپنے ہی تھے۔ سلیم بھائی نہایت خوش اخلاق ملنسار انسان، نہایت اتفاق سے ملے اور پکوڑوں کے ساتھ چائے سے تواضع کی۔ پکوڑے کیا، پکوڑوں کا پلیٹر تھا جس میں 2-3 قسم کی تازہ کرنچی پکوڑے، اوپر سلاد اور تلی سبز مرچ نے مزہ دو آتشہ کر دیا۔ بلا شبہ ہزارہ کے بہترین پکوڑے، الیاسی مسجد کے باہر بکنے والے پکوڑوں سے درجہ بہتر۔ حالانکہ الیاسی مسجد والوں کا دعویٰ ہے کہ پکوڑوں کے موجد، جی ہاں موجد وہ۔ پکوڑوں کے پلیٹر پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد شروع ہوئی سلیم بھائی سے گپ شپ۔ آپ سب کی طرح میرے ذہن میں بھی واحد سوال یہی تھا کہ ہری پور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ پکوڑوں کی ابتدا، کامیابی اور ان کو ترکی سے منسوب کرنے کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جناب اس طرح ہے کہ مجھے ماشاءاللہ 36 سال ہو گئے ہیں اس کام میں۔ 2005 میں ترکی گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بالکل سیم پاکستان کی طرح وہی چیز وہاں پہ ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ وہاں پہ پکوڑے نہیں ہیں لیکن وہ جو مرغ پکوڑا تیار کرتے ہیں وہ سیم پاکستانی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ اتنی ترتیب سے بناتے ہیں، تہذیب ہے وہاں کی، تو وہاں پہ پاکستان سے کتنی لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار چلو سلیم بھائی وہاں پہ انشاءاللہ یہ متعارف کراتے ہیں۔ 2005 سے میں نے یہ کام نئی ٹیکنیک کے ساتھ شروع کیا ہے۔ شروع میں 30 روپے کی میں پلیٹ دیتا تھا، تو اللہ کا شکر ہے ایک فیملی آتی ہے نا جی 100 روپے میں کھانا کھاتی ہے۔ پکوڑے لیے، 2 روٹی لی، پانی کا بوتل لیا، راستے میں کھانا کھا لیا۔ صاف ستھرا ماحول ہے میرا، اللہ کا فضل ہے، والدین کی دعائیں، انہوں نے مجھے جو سبق دیا جی وہ ایمانداری کا ہے، اس سے نہیں ہٹنا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر ہے کہ میں ایمانداری سے نہیں ہٹا ہوں۔ مہنگی ہو سستی ہو اچھی چیز استعمال کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور آئل جو ہے ہمارا میں روزانہ تبدیل کرتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اگر 1 کلو ہے، 5 کلو ہے، اللہ کی قسم میں ضائع کر کے جاتا ہوں، صبح استعمال نہیں کروں گا میں۔ آج 10 بجے کام شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے، اور 10 بجے میں کام بند کرتا ہوں، کلوز ہو جاتا ہے ہمارا۔ ابھی سلیم بھائی کے پکوڑے پوری طرح ہضم بھی نہ ہوئے کہ اندر کے لاہوری فوڈی نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ڈھابوں نے بھی ہم جیسوں کو للچانے کے لیے ہر سوغات کو برلب سڑک ہی سجا رکھا تھا۔ کٹوا دیکھ پھر بریک لگ گئی، مگر اسے تیار ہونے میں 2 گھنٹے تھے۔ مایوس آگے بڑھے تو اندر کے فوڈی نے دہائی دی، کٹوا نہ صحیح، کلندر آباد کے چبلی کباب ہی صحیح۔ کلندر آباد کی مین روڈ پر جامع مسجد کے بالمقابل
गली के नुक्कड़ पर दिलावल कबाब हाउस, सबसे कदीमी और लजीज। मगर ये क्या, आज मेरे साथ सितारे भी गर्दिश में हैं, दुकान बंद, वो क्यों भला? ओहो, आज तो बुध है, इन इलाकों में आज भी गोश्त का नागा होता है 2 दिन। अब इस चपली कबाब की कसर, इसका बदला किस चीज से लिया जाए? नारायण जहाँ पहली रात का स्टे मुतवक्का था, वहां मून रेस्टोरेंट और सर्दी के सिवा कुछ भी नहीं था। हजारा एक्सप्रेस वे वैसे तो था कोट तक जा रही है, मगर कगान नारायण जाने वालों का साथ इससे बालाकोट इंटरचेंज पर छूट जाता है। एक छोटे से गांव की तंग सी गली नुमा सड़क से गुजर आप न्यू बालाकोट सिटी प्रोजेक्ट के खंडरात से गुजरते बटरासी जंगल के दामन में पहुंच जाते हैं, और इस पहाड़ी के पै दर पै मोड़ काट जब दूसरी तरफ उतरते हैं तो दरियाए कुनहार आपके पहलू में बह रहा होता है। और अगर आप यहाँ ढलती शाम को पहुंचे हैं तो मंजर इस कदर रोमानवी होता है कि सख्त से सख्त टूरिस्ट यहाँ पिघल जाते हैं और दरिया किनारे होटल्स में कमरा ले रात को दरिया की लहरों और कड़ाहियों से लुत्फअंदोज होते हैं। इस उम्र में मेरा रोमांस चूंकि सिर्फ रोटी शोटी के साथ ही वाबस्ता है, सो एक खूबसूरत से होटल में सूप और तंबूरा खा फिर से नारायण को चल पड़े। वही बल खाती लहराती पहाड़ी सड़क, बहुत नीचे बहता दरियाए कुनहार, दरिया के पार छोटे छोटे गांव और सड़क पर जा बजा सामने से आते दुम्बों के रेवड़, जिन्हें देख मुझसे लाहौरी फूडी को लिहाज दुम्बा कढ़ाई की याद बेतहाशा सताने लगती। जब नारायण पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। पहले दस्तयाब होटल में कमरा ले जितने कंबल मौजूद थे सब ऊपर तान कपकपाते रात गुजारी, क्योंकि नारायण की सर्दी के लिए होटल के कंबल और मेरी जवानी नाकाफी थी। सुबह उठ बाहर निकल धूप सेकी तो कुछ जान में जान आई। नाश्ता नहीं कर सकते थे क्योंकि मून रेस्टोरेंट तमाम रस्ते इतनी दफा दावत तमाम देता आया था कि अब किसी और जगह खाने का तस्वर ही इस बेचारे के साथ ज्यादती लग रहा था। मून रेस्टोरेंट के मेन्यू में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको लाहौर के किसी भी ढाबा या देसी नाश्ता पॉइंट पर मिल सकती है, मगर मेरा बरादराना मशवरा है कि आप नाश्ता में सिरी पाए निहारी के नाम देखकर फिसल मत जाइएगा और सिर्फ वही चीजें ऑर्डर करें जो किसी भी पहाड़ी मकाम पर करनी चाहिए, यानी लच्छेदार पराठे, अंडे और चाय। सो हमने भी वही किया। अंडों की मतलूबा मिकदार सुनकर वेटर परेशान हो गया और पूछा, सर कितने लोग हैं? है ना बेवकूफ इंसान, ये कोई सियासत या इलेक्शन है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता? अरे भाई तू मेरा वजन देख फिर मेरा ऑर्डर देख। अभी तो मैंने दूसरे ग्राहकों का ख्याल करते हुए सिर्फ दर्जन अंडों का कहा है, वरना सर्दी और भूख तो मुझे 2 दर्जन अंडों पर उकसा रही है। नहायत इत्मीनान से अंडर मुकाने के बाद जिस्मानी हरारत बढ़ाने के बाद दोबारा सफर शुरू किया। लुलसर झील खामोश, रास्ते सुनसान बल्कि वीरान, सब्जा खत्म, मगर हर सू एक सुकूत छाया हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ और जो लोग शुमाल में ट्रैवल करते रहते हैं और वो आप में से अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, वो इसको बगैर बताए इसका नाम ये बगैर ही पहचान गए होंगे कि इस वक्त ये पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, सबसे ऊंचे दरों में से एक
बाबू सर, दर्रा बाबू सर और बाबू सर टॉप पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। हमारे ज़माने में यानी कि तकरीबन कोई आज से 40 साल पहले बाबू सर टॉप देखना बड़ी किस्मत वालों का काम था, क्योंकि ये साल में सिर्फ 1 माह के लिए खुलता था। जीप ट्रैक, और इसको देखने के लिए आपके पास सिर्फ साल में 1 महीना, बहुत सारी खुशकिस्मती आपको दरकार होती थी, बहुत सारा हौसला, हिम्मत, और आपकी किस्मत यावरी करती तो तब ही आप इसे देख सकते थे। और हमारे ज़माने में जब कोई आदमी, ये शख्स बताता कि उसने बाबू सर टॉप क्रॉस करके चलास में उतरा हुआ है, तो हम उसको बड़ी हसरत से और रश्क भरी निगाहों से देखते कि व्हाट अ मैन, व्हाट अ गाय ही इज़। लेकिन अब तो जिसके पास ज़रा से हिम्मत, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पैसे और हफ्ता भर की छुट्टी है, वो आराम से लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी इस दर्रे को क्रॉस कर सकता है। दर्रा बाबू सर उतरते ही जब आप शाहराए कराकरम पर आते हैं तो सारा लैंडस्केप यकसर तब्दील हो जाता है। पत्थर का दौर, कभी संगलाख चट्टाने और कभी कच्ची मिट्टी के भुरभुरे टीले, जिन्हें देखकर खौफ आता है कि अब आप पर गिरे कि अब गिरे। और हकीकत में साल में 2-1 बार ये भुरभुरे पहाड़ वाकई किसी न किसी पर आन गिरते हैं। शदीद लैंडस्लाइडिंग एरिया। ये सड़क इंसान ने कुदरत से बाकायदा जंग करके बनाई है और अब भी आए दिन झड़पें जारी रहती हैं। रायकोट पुल से ऊपर जाता फेरी मेडोज का रास्ता मुझे हमेशा से बरगलाता है, मगर क्या करें, इस दफा मंजिल कुछ और थी। जगलोड पहुंचकर पीछे मुड़ नांगा पर्वत को दूर से हाय बोला, क्योंकि स्कर्दू बहुत दूर था और ज्यादा वक्त इस देव की जियारत करने के लिए रुका नहीं जा सकता था। स्कर्दू रोड सिर्फ 2-3 साल पहले तक एक भयानक ख्वाब यानी कि नाइटमेयर थी। 7-8 घंटे का पसलियां तोड़ देने वाला, इंजर पिंजर ढीला कर देने वाला सफर। मगर अब जैसे ही स्कर्दू को टर्न लिया, लगा शायद गलती से मरी एक्सप्रेस रोड यहाँ शिफ्ट हो गई है। याद आया कि स्कर्दू रोड के आगाज में ही एक मकाम सस्सी के नाम से आया था। पिछली दफा जो कि बेगम साथ थी तो तफसीलात जानने की जसारत नहीं कर सका। इस दफा तो तहिया किया हुआ था कि आज़ादी को भरपूर मनाएंगे और सस्सी में रुके पूरी दास्तान एंजॉय करेंगे। मगर कहाँ की सस्सी, कौन सी सस्सी। एक छोटा सा 2 दुकानों वाला बाजार, जहाँ सस्सी छोड़ हमें तो कोई पन्नों की दिखाई न दिया। अलबत्ता एक मखदूश सा रास्ता इस जगह से वादी हरामोश को जाता है, जिस पर बगैर लाइफ इंश्योरेंस करवाए जाना अपने बाल बच्चों से नाइंसाफी है। स्कर्दू में हमने कोई होटल बुक नहीं करवाया हुआ था। गूगल से मदद ली, सरफरंगा के कुर्ब में कोई होटल ढूंढा। जहां गूगल आंटी हमें लेके गई वो लोकेशन जो अच्छी थी, मगर 2 कबाहतें थी। एक होटल की तस्वीर इस ब्रांच की गूगल पर जो थी, मगर कमरे शहर में दस्तयाब थे। दूसरे, इस लोकेशन पे कमरों के सामने जो हसीन मसनूई झील दिख रही थी गूगल पर, वो असल में डड्डों से भरा हुआ गदला छप्पड़ निकला। सो आराम से स्कर्दू शहर वापस आए और होटल मशबरम के टेरेस वाले रूम में बिस्तर पे गिर के बेहोश हो गए तकरीबन, जब तक भूख ने जबरदस्ती उठा के किसी खाबा पॉइंट की तलाश पर मजबूर ना कर दिया। मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि सबसे मुश्किल काम जो है वो आफ्टर डे लॉन्ग ड्राइव कहीं भी पहुंचने के बाद जो है, होटल में जाके बेड पे पड़ने के बाद 1 घंटे की नींद पूरे करने के बाद दोबारा खाने के लिए बाहर निकलना होता है। मौत पड़ती है इंसान को। पंजाबी में कहते हैं पासे टूट रहे होते हैं कि इंसान का दिल करता है कि बेड पे ही उसे कुछ मिल जाए। फिर याद आता है कि नहीं यार, हम तो फूड हंट पे निकले थे, एक्सप्लोर करने निकले थे। फिर जैसे तैसे करके अपने आप को निकले बाहर। फिर कुछ लोकल वेटर की मदद ली, कुछ गूगल आंटी की मदद ली और पूछा कि भाई गिलगित बल्तिस्तान की कोई सौगात जो स्कर्दू में मिलती हो। जान के अफसोस ये हुआ कि कोई भी लोकल फूड जो है वो किसी ने भी रिकमेंड नहीं किया। बकौल उनके कि जनाब हमारे पास सारे वही देसी वलायती खाने और देसी खाने हैं जो वाकई मिलते हैं, जो पार्सल उगाते हैं। डाउ सूप, चप शोरो और दूसरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप अल्लाह जाने कहाँ मिलती हैं। फ़िलहाल गूगल आंटी और लोकल लोगों की रिकमेंडेशंस पे जो रेस्टोरेंट बताया गया है, जैसे शाही दीवान, आई थिंक, चलें ढूंढते हैं उसे और देखते हैं कि शाही दीवान में हमारे लिए क्या है। ना तो बहुत शाही किस्म का है, तो खाना भी शाही निकलता कि नहीं निकलता ये ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा।
کہ سرفرنگا ریلی اور پلس پورا اسکردو صرف ایک ہی ریسٹورینٹ میں یہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اور بلکہ ریلی کے شرکا جو ہیں وہ تو اپنی گاڑیوں سمیت نیچے پہنچے ہوئے ہیں. نو اسپیس ان دا پارکنگ اور نو اسپیس ان دا ریسٹورینٹ ایز ویل. بڑی مشکل سے 2 بندوں کی جگہ ملی ہے. دیکھیں آرڈر ٹرائی کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلی دلی تو امتحان ہمارا یہیں پہ شروع ہو گیا. چلو جی دیکھیں جی، آؤ جی پکڑو. علی بھائی کیا کھانا ہے؟ ٹریڈیشنل یہاں کوئی چیز نہیں مل رہی یہاں کی. اچھا ٹریڈیشنل فوڈ کا ایک ہے، ٹریڈیشنل فوڈ ہے جی بالے ود چکن، بالے ود مٹن، بالے ود بیف، بالے آئی تھنک سارٹ آف نوڈل، چکن ود مسکٹ، مٹن ود مسکٹ. آپ ہمیں صرف جو 2 آدمیوں کے لیے باربیکیو پلیٹر ہے نا یہ کر دیں 2%. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ میں خیال میں سب کچھ اس کے بیچ میں دیٹس آل. کتنی دیر لگے گی؟ 25. اوکے. علی تجھے پتہ ہے اگر دوپہر کو بڑا لیٹ کھانا کھایا اور آپ کو بالکل بھوک نہ ہو اور بڑا معدے پہ گرانی ہو تو اس کا آسان علاج کیا ہے؟ اگر سب سے آپ کو بہت سے لوگ مشورہ دیں گے کھانا اسکپ کریں. نہیں، اگر آپ نے کھانا اسکپ کر دیا تو پھر آپ فوڈی کاہے کے ہوئے؟ بہتر یہ ہے کہ کھانا آرڈر کرنے سے پہلے آپ قہوہ آرڈر کریں، سو جو میں کر چکا ہوں. چاول جو ہیں وہ ایز پر ایکسپیکٹیشن جو ہے سیلا ہے، بٹ ناٹ بیڈ. اوکے. یہاں پہ باسمتی چاول ان علاقوں میں کوئی بھی نہیں کھاتا. اب تو خیر لاہور اور کراچی میں بھی کوئی نہیں بناتا. تو گلگت اور بلتستان میں اس کی توقع رکھنا بھی تھوڑی بیوقوفی ہے. لیٹس ٹرائی اے کباب. چکن کباب مائلڈ ٹیسٹ میں بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بھی آپ یہاں آ کے کراچی یا لاہور کے باربیکیو سے موازنہ کرنا چاہیں گے تو وہ مناسب بات نہیں ہوگی. اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت آپ ایک ڈیزرٹ سفاری اٹینڈ کرنے ایک ریموٹ ایریا جو کہ بیسیکلی فوڈ ہب نہیں ہے اس ملک کا، ایڈونچر ہب ہے، وہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں تو یہ کھانا جو ہے وہ غنیمت ہے، بلکہ بہت اچھا ہے. چلیں جی پیسہ ختم کھانا ہضم، چل کر سوتے ہیں اور صبح آپ کو دکھاتے ہیں سرفرنگا ڈیزرٹ کار ریلی ایڈونچر اور ساتھ سیر کرواتے ہیں صدیوں پرانے شگر فورٹ کی. چینل کو سبسکرائب کیجئے، پریس دا بیل آئیکن، گھنٹی بجائیے، ٹلی کھڑکائیے تاکہ اس سیر میں آپ ساتھ رہ سکیں.